गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 पाठ 8 भारत के संविधान की रचना और उसके लक्षण, जिसमें आज हम प्रस्तावना के मुख्य आधार स्तंभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें पहला है लोकतंत्र। भारत के संविधान में अंतिम सार्वभौमिक सत्ता भारत की जनता को प्रदान की गई है। हमारे भारत के संविधान की अंतिम सत्ता किसे प्राप्त की गई है? भारत की जनता को प्राप्त की गई है, प्रदान की गई है। हमारे देश में किसी एक व्यक्ति अथवा समूह का शासन नहीं है, बल्कि सत्ता की अंतिम बागडोर जनता के हाथ में होती है। किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं होता है। लोकतंत्र शब्द मूल ग्रीक शब्द लोक तथा सत्ता से उत्पन्न हुआ है। लोकतंत्र शब्द किस पर से बना है? लोक तथा सत्ता से बना है। इन दो शब्दों को मिलकर बना है। राज्य सत्ता स्थापित करने का अधिकार कुछ निरंकुश लोगों के पास न होकर बल्कि यह जनता के हाथ में है। जो राज्य सत्ता का निर्माण करती है वह जनता करती है, किसी चुने हुए व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। लोकतंत्र एक ऐसी राज्य व्यवस्था है जिसमें देश की जनता को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्राप्त हो तथा लोगों को शासन व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान में सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत के आधार पर लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी संसद तथा कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदार होती है, जो जनता के द्वारा चुनी जाती है। कार्यपालिका की सत्ताएं असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। उसे एक निश्चित समय के लिए शासन की बागडोर सौंपी जाती है, एक निश्चित समय काल के दौरान। इसी प्रकार राज्य स्तर तथा स्थानीय स्तर पर लोग सरकार का चुनाव करते हैं। लोगों के द्वारा सरकार चुनी जाती है। इस तरह लोकतंत्रात्मक राज्य अर्थात जनता द्वारा तथा जनता के लिए चलने वाला राज्य माना जाता है। इस तंत्र में वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बने मंत्रिमंडल के पास होती है, जो जनता द्वारा बनाई जाती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है, उसके प्रति जवाबदार होता है। भारत एक गणतंत्रात्मक देश इसलिए कहा जाता है कि यहाँ कोई भी नागरिक जो संविधान में निर्धारित योग्यता को पूरा करता है, वह व्यक्ति सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है, उसके द्वारा चुना जाता है। वह किसी भी वंश परंपरागत विरासत के अंतर्गत इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसे विरासत के रूप में नहीं मिलता है। 5 वर्ष तक वह पद पर रह सकता है। 5 वर्ष उसकी सीमित काल होता है। संसदीय सरकार में संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किए जाने के कारण इसे जवाबदार सरकार भी कहा जाता है। भारत की लोकतंत्रात्मक सरकार स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार को स्वीकार करे तथा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहे, ऐसी स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में की गई है। संविधान निर्माताओं ने भारत की जनता को सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदान कर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, संसद, विधानसभा, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग की रचना और उसके कार्य संबंधी उपबंध भारत को लोकतंत्रात्मक देश के रूप में घोषित करते हैं। सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार अर्थात क्या? किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, शिक्षा, आय तथा जन्म स्थान के भेदभाव के बिना 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय उसे मत देने का अधिकार रखता है। यद्यपि मतदाता सूची में नागरिक का नामांकन आवश्यक होता है, उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। दूसरा है समाजवाद। भारत में 1976 में आपातकालीन शासन के दौरान 42वें संवैधानिक सुधार के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया था। सन 1976 में भारतीय संविधान में की गई अधिकांश व्यवस्थाओं का मूलभूत उद्देश्य
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामाजिक क्रांति द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक समानता के आधार पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई है, जिसमें सबका कल्याण हो। संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय तथा समानता प्राप्त हो, ऐसी विचारधारा को स्वीकार करने वाली समाज रचना का उद्देश्य राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में किया गया है। समाजवादी समाज रचना में राष्ट्रीय संपत्तियों का न्यायपूर्ण विभाजन, उत्पादन तथा वितरण व्यवस्था पर राज्य का स्वामित्व हो, राज्य के विविध क्षेत्रों तथा व्यवसाय में कार्यरत लोगों के बीच आय की असमानता को कम करने का प्रयत्न करना, किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के हाथ में संपत्तियों का केंद्रीकरण न करना, समाज के सभी लोगों को स्वस्थ और गौरवपूर्ण विकास के लिए अवसर तथा सुविधाएं प्राप्त हो, जिससे सामाजिक कल्याण को वृद्धि किया जा सके तथा अमीर गरीब के भेद को समाप्त कर सके, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा लाकर उनमें सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने से संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांतों का समावेश हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, जिसके कारण भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज भी माना जाता है। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। भारत एक धर्मनिरपेक्ष अथवा सेक्युलर राज्य है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत धार्मिक राज्य नहीं बन सका। भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है, जिससे धार्मिक मामलों में राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही किसी धार्मिक प्रवृत्ति का समर्थन करता है। राज्य किसी भी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति को धर्म के साथ नहीं जोड़ सकता। देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। वह कोई भी धर्म पाल सकता है। धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ पक्षपात अथवा भेदभाव नहीं कर सकता। सभी को समान गिनना पड़ता है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर तथा मूलभूत अधिकारों का समान रूप से उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूलभूत तत्व तथा लोकतंत्र का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। सर्वधर्म समदृष्टि तथा सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को स्वीकार करने वाले भारतीय संविधान में राज्य द्वारा किसी भी धर्म को प्रोत्साहन नहीं दिए जाने का उल्लेख भी किया गया है। व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यता, आस्था तथा श्रद्धा रखने के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार करने के नागरिक अधिकार पर राज्य कोई प्रतिबंध या अवरोध नहीं लगा सकता है।